की कक्षा में आप सभी का स्वागत है छात्रों। आज हम बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर हम लेक्चर लेने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने हमारा जो पाठ्यक्रम है और मेरा पेपर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर के अभ्यासक्रम पर हमने चर्चा की है और हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय हमने संक्षिप्त में देखा, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का अब हमको यहाँ पर विस्तार से उस पर चर्चा करनी है, विस्तार से उसका अध्ययन करना है। तो हमारे अभ्यासक्रम के अनुसार हमारा पहला अध्याय यहाँ पर है आदिकाल। तो हम आज आदिकाल का परिचय देखने जा रहे हैं, आदिकाल का नामकरण देखने जा रहे हैं। तो वैसे मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि आदिकाल का अर्थ होता है आरंभिक काल, आरंभिक युग, शुरुआत का दौर। जहाँ हिंदी साहित्य की नींव डाली गई, हिंदी साहित्य का शुभारंभ हुआ, उसको आदिकाल कहा जाता है। हम यहाँ पर आदिकाल का जो संक्षिप्त में परिचय है वो देख रहे हैं। आदिकाल को हम विक्रम संवत 1050 से 1375 ये इसका समय काल मानते हैं, क्योंकि सभी विद्वानों का मत, सभी साहित्यकारों के सहमति से, यानी कि 1050 से 1375 ये आदिकाल का समय काल माना गया है। लेकिन कई विद्वानों की इसके आरंभ को लेकर मत भिन्नता है। कोई इसको स्वीकारता है, कोई इसको नहीं स्वीकारता है, कोई आगे पीछे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ विक्रम संवत क्या है। ईसवी सन और विक्रम संवत में अंतर, क्योंकि ईसवी सन जो है ईसा मसीह के जन्म से, ईसा के जन्म से ईसवी सन माना जाता है, और विक्रम संवत से यहाँ पर तात्पर्य है विक्रम आदित्य के जन्म से। ये हिंदू धर्म के अनुसार, ये हिंदुस्तानी कैलेंडर के अनुसार ये विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत में और ईसवी सन में 57 वर्ष का अंतर है। इसलिए जब हम ईसवी सन देखते हैं और विक्रम संवत देखते हैं तो दोनों में 57 वर्ष का अंतर आने की वजह से छात्रों में भ्रम पैदा हो जाता है कि ये क्या है। तो विक्रम संवत और यहाँ हम विक्रम संवत देख रहे हैं, ईसवी सन नहीं। तो आदिकाल का समय विक्रम संवत 10,050 से 1375 इसका आरंभ माना जाता है। और इसको, इस काल में बहुत सारे साहित्य जो है वीर साहित्य को लेकर लिखे गए हैं। शूर वीर राजाओं के जीवनी पर ग्रंथ लिखे जाते थे, इसलिए इसको वीर गाथात्मक साहित्य भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसको कहा है, आदिकाल। लेकिन हम यहाँ पर अभी आदिकाल को देख रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का पहला ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ हुमान रासों को माना। हुमान रासों को इसलिए माना है क्योंकि ये खुमान रासो इसलिए कि ये देशी भाषा का ग्रंथ, देशी भाषा का ग्रंथ होने के कारण, देशी भाषा का ग्रंथ होने के कारण ये हमारे हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। और इस काल में बहुत सारे जीवन या जीवनी पर ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उनका समय 1130 से 1205 माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम में हमको यहाँ पर ये देखना है कि हिंदी भाषा की शुरुआत कैसी है।
हमारे साहित्य में जब हिंदी आई तो वो कैसे आई, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की भाषा पहले संस्कृत हुआ करती थी, संस्कृत से धीरे धीरे वो हिंदी कैसे बन गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं हिंदी भाषा के लिए कि ये सबसे पहले वैदिक संस्कृत, जब वेदों को पढ़ा जाता था या फिर वेद लिखे गए, हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष के सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है। 4 वेद हमारे, तो जो 4 वेद लिखे गए हैं और वो वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत मानी जाती है, इसलिए हमारे भारतवर्ष की सबसे पहली भाषा यानी कि ये वैदिक संस्कृत। उसके बाद धीरे धीरे होते हुए उसमें थोड़ा सा विकास हुआ, थोड़ा सा उसको, क्योंकि वैदिक संस्कृत बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, तत्सम भाषा का इसमें प्रयोग होता था, तो फिर वैदिक संस्कृत से उसका विकास होकर धीरे धीरे ये संस्कृत भाषा, संस्कृत वैदिक संस्कृत से संस्कृत हुई। फिर संस्कृत भी थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा दिखाई देने लगी बोलने में, उच्चारण में, क्योंकि संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को ब्राह्मण भाषा भी कहा जाता है, देवों की बोले जाने वाली भाषा। और सारे के सारे वेद पुराण ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, बाद में श्लोक वगैरह जो है संस्कृत में ही बोले जाते थे, लिखे जाते थे। धीरे धीरे संस्कृत के बाद पाली भाषा है, पाली भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा, जन सामान्य लोग भी पाली भाषा में बात करने लगे, और पाली भाषा के बाद धीरे धीरे फिर ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा के बाद धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा है। यहाँ अपभ्रंश को हम देखते हैं औहट्ट भी कहा जाता है, कभी कभी किसी ने कहा कि औहट्ट में लिखा हुआ है, तो औहट्ट का मतलब होता है अपभ्रंश भाषा। और सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बता दूं यहाँ पर, अपभ्रंश का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, ऐसी भाषा जो अनेक भाषाओं का मिश्रण हो गई है, अनेक भाषाओं का मिक्सर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कोई भाषा का कोई शब्द कोई अलग तरीके से उच्चार रहा है, कभी कोई कुछ अलग तरीके से उच्चार रहा है, इसलिए भाषा थोड़ी सी बिगड़ सी गई, इसलिए उसको अपभ्रंश कहा जाता है, जिसको औहट्ट भी कहते हैं। फिर अपभ्रंश के बाद आती है खड़ी बोली हिंदी। अमीर खुसरो के साहित्य से खड़ी बोली का उदय हुआ, खड़ी बोली के जनक जो है अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो जहाँ खड़ी पाई लगाई जाती थी, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा जाने लगा। खड़ी बोली के बाद धीरे धीरे फिर हिंदी के अंतर्गत विकास होने लगा, और फिर आई हमारी हिंदी। और हिंदी को एक तत्सम शब्दावली से तद्भव शब्दावली में परिवर्तित करके कुछ सरल आसान शब्दों को करके यानी कि हिंदी भाषा बनाई गई, और फिर उसको सुव्यवस्थित यानी कि उसको हम देखते हैं वैज्ञानिक रूप से, जब भाषा को, हिंदी भाषा को एक रूप दिया गया, उसको तराशा गया। जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई हीरा जब कोयले की खान से निकलता है तो उसमें कोई चमक दमक कुछ नहीं होती, उसको तराशना पड़ता है, और तराशने के बाद वो हीरा चमकने लगता है। वैसे ही भाषा जो है उबड़ खाबड़ अव्यवस्थित होती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से, विज्ञान के रूप से, भाषा विज्ञान के रूप से जब शब्दों को, भाषा को एक रूप दिया जाता है तो वो मानक हिंदी कहलाता है। मानक हिंदी ये हमारे आधुनिक हिंदी का रूप है, जहाँ पर समितियों को गठित करके समितियों द्वारा हिंदी का शास्त्रीय शुद्ध रूप, व्याकरण शुद्ध रूप, भाषा विज्ञान से उसको सुधारित रूप से बनाया गया है, उसको मानक हिंदी कहते हैं, और उसको हम आज आधुनिक हिंदी भी कहते हैं। तो ये मानक हिंदी और उसके बाद आधुनिक हिंदी। तो हम देखते हैं यहाँ पर वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली हिंदी और फिर मानक हिंदी, जिसको आधुनिक हिंदी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये हुआ है हमारे हिंदी भाषा का विकास क्रम। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम आदिकाल का परिचय देख रहे हैं।
लेकिन आदिकाल के परिचय से पहले हिंदी भाषा का विकास क्रम बताना बहुत ज़रूरी था कि भाई हिंदी भाषा आई कैसे असल में। तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृत, फिर हम देखते हैं कि पाली है, प्राकृत है, और फिर अपभ्रंश है, और फिर हम खड़ी बोली हिंदी, और फिर मानक हिंदी के रूप में हमने उसको देखा। तो वो हिंदी का विकसित रूप। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आदिकाल के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है, क्योंकि आदिकाल जो है ये हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत ऐसा पहला काल जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। तो आदिकाल के प्रथम कवि के रूप में 3 कवियों का नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। 3 कवि कौन है यहाँ पर? तो 3 कवि यहाँ पर हम देखते हैं, ये है कवि पुष्प या कवि पुंड। इनको आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। उसके बाद फिर ये पुष्प कवि हो गए। दूसरे हैं यहाँ पर सरहपा, कवि सरहपा। ये 84 सिद्धों में से एक माने जाते हैं सरहपा कवि। तो इनको भी आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। और फिर तीसरे यहाँ पर और एक कवि को माना जाता है शालीभद्र सूरी, ये जैन कवि। शालीभद्र सूरी जैन कवि को भी आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कवि पुष्प या पुंड, सरहपा या शालीभद्र सूरी, इन तीनों को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। कभी किसी ने कहा कि आदिकाल के पहले कवि कौन से हैं, तो कवि पुष्प, कवि सरहपा या फिर शालीभद्र सूरी, ये नाम हमको याद रखने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये आदिकाल के प्रथम कवियों के बाद ही हमारे आदिकाल में अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे कवियों का नाम लिया जाता है। ये विद्यापति और अमीर खुसरो जो है आदिकाल के दौर के, आदिकाल के युग के अंतिम कवि माने जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कवि। विद्यापति ने अपनी पदावली लिखी और अमीर खुसरो ने बहुत सारी मुकरियाँ, पहेलियाँ खड़ी बोली में लिखा है, क्योंकि खड़ी बोली के जनक ही अमीर खुसरो को माना जाता है। तो मैथिली भाषा में विद्यापति ने अपनी पदावली लिखी है और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में लिखा है। इसलिए आदिकाल के ये अंतिम कवि है, लेकिन महत्वपूर्ण कवि, क्योंकि इन कवियों ने, जैसे कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी को जन्म दिया, खड़ी बोली हिंदी के ये जनक माने जाते, इसलिए ये महत्वपूर्ण कवि। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये विद्यापति और ये अमीर खुसरो, ये आदिकाल के कवि तो है, लेकिन आदिकाल के उत्तरार्ध में आते, अंतिम काल में आते, जहाँ आदिकाल समाप्त हो रहा था वहाँ ये अमीर खुसरो और विद्यापति आते हैं। और जहाँ आदिकाल समाप्त हो रहा था वहीं पर भक्ति काल की शुरुआत हो रही। इसलिए ये दोनों कवि आदिकाल में भी आते हैं और भक्ति काल में भी आते हैं, क्योंकि ये आदिकाल के अंतिम युग में थे, अंतिम दौर में थे, और वहाँ से भक्ति काल का आरंभ हो रहा था, वहाँ से भक्ति काल की शुरुआत हो रही। इसलिए अमीर खुसरो और विद्यापति को भक्ति काल के आरंभिक कवि भी कहा जाता है। कि भक्ति काल के आरंभिक कवि कौन है, तो अमीर खुसरो और विद्यापति। और आदिकाल के अंतिम समय के कवि कौन है, तो अमीर खुसरो और विद्यापति। तो विद्यापति और अमीर खुसरो ये ऐसे कवि है जो आदिकाल में भी इनका नाम आता है और इनका भक्ति काल में भी नाम आता है, दोनों कालों में इनका नाम आता है। वो इसलिए कि आदिकाल के अंतिम समय में ये आए और भक्ति काल के आरंभ में ये थे। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे आदिकाल के प्रथम कवि, कवि पुष्प और कवि सरहपा और शालीभद्र सूरी, और उसके बाद अंतिम कवि यहाँ पर विद्यापति और अमीर खुसरो आते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये हो गया है आदिकाल की संक्षिप्त में समझो भूमिका, आदिकाल का समय, आदिकाल के प्रमुख कवि, हिंदी भाषा का विकास, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर आदिकाल और उसका नामकरण देखने वाले, यानी कि जिस तरह से कोई शिशु जन्म लेता है तो उसका हम नाम रखते हैं, वैसे आदिकाल पहली बार साहित्य में ये साहित्य का पहला काल है, उसको नाम तो देना है।
तो आदिकाल नाम दिया इसको। लेकिन ये सिर्फ आदिकाल के नाम से ही नहीं जाना जाता है। मैंने पाठ्यक्रम का जब चर्चा की थी, पाठ्यक्रम के बारे में बताया था पहले वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, हर काल को एक नहीं अनेक नामों से जाना जाता है। अलग अलग अनेक नाम इसके दिए। हर विद्वान ने अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने नज़रिए से इस अलग अलग कालों को अलग अलग नाम दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण हमको इसलिए देखना है क्योंकि ये आदिकाल एक नाम नहीं है, अनेक नाम, 8 कम से कम, बहुत सारे, 8 ही नहीं 10-12 नाम आते हैं ये आदिकाल के। लेकिन हम यहाँ पर कम से कम नामों को यहाँ देखने वाले हैं जो आदिकाल के अलग अलग नामों से हम साहित्य में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये आता है यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं चारण काल। ये है चारण काल, और चारण काल के साथ साथ इसको संधि काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल को चारण काल और संधि काल क्यों कहा जाता है? तो चारण काल को चारण काल और संधि काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के साहित्य को लिखने वाले बहुत सारे कवि चारण कवि हुआ करते थे, जिसको भाट और चारण कहा जाता है। वही लोग साहित्य लिखा करते थे, इसलिए इसको चारण काल कहा जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर ग्रियर्सन ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले बहुत बड़े पाश्चात्य विद्वान हैं। और हमारे भारतीय डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इस चारण काल को और संधि काल को 2 भागों में बांटा है, क्योंकि एक ही काल को यानी कि इसको 2 भागों में बांट दिया है। 750 से 1100, 750 से 1100 ये संधि काल के रूप में माना जाता है, और उसके आगे का काल जो है वो चारण काल है। ऐसा ये डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। संधि काल का मतलब यहाँ पर क्या है? अनेक भाषाओं में मिलने वाला साहित्य, एक दूसरे से जुड़े हुए, संधि जिसको कहते हैं, संधि करना। तो ये इसलिए इसको संधि काल कहा जाता है। तो चारण काल और संधि काल, तो जो संधि काल है ये 750 से 1100 तक, और उसके आगे का जो समय है वो चारण काल के नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को चारण काल भी कहते हैं, आदिकाल को संधि काल भी कहते हैं। उसके बाद का हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल ये हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये नाम दिया, वीर गाथा काल। क्योंकि वीर गाथा काल इसलिए लिखा है क्योंकि इस काल में अधिक से अधिक वीर रस को लिखा हुआ साहित्य देखने को मिलता है। और वीर रस का साहित्य का मतलब यहाँ पर राजाओं महाराजाओं के युद्ध के समय के गतिविधियों को लेकर लिखा हुआ साहित्य, और साथ ही साथ राजाओं की जीवनियों को यहाँ पर लिखा है, राजाओं की जीवनियों को लेकर लिखा है, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। और रासो साहित्य भी इसको कहते हैं। और जितने भी जीवन ग्रंथ होते हैं उनको रासो ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रासो ग्रंथ लिखा हुआ है, और ये रासो ग्रंथ जो है वीर गाथा काल में 12 प्रमाणित रूप से मिलते हैं। क्योंकि 12 ग्रंथ मिलना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम कोई संज्ञा देते हैं, कोई नाम देते हैं, उसके लिए प्रमाण का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रमाण यहाँ पर ये है, ये 12 ग्रंथ जो है, जो रासो ग्रंथ के रूप में पाए गए हैं, इसलिए शुक्ल जी जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, इसको वीर गाथा काल मानते हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरा काल, तीसरा नाम यहाँ पर है सिद्ध सामंत काल। इस काल को सामंत काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल के सभी कवि चारण तो थे ही,
चारण के साथ साथ ये सामंत थे, बहुत वैभवशाली ऐश्वर्यशाली ये सामंत थे, इसलिए इसको सिद्ध सामंत काल कहा जाता है। और सिद्ध सामंत काल इस साहित्य की दो धाराएं, दो धाराओं में साहित्य की दो धाराएं, तो कौन सी दो धाराएं थी, कौन से दो साहित्य की धाराएं थी? तो एक है बौद्ध साहित्य, तो दूसरा है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य विपुल मात्रा में लिखा गया, इसलिए इसको यानी कि सिद्ध सामंत काल कहा गया है। तो ये बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो है यहाँ पर भी चरित काव्य अधिक रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि चारण कवियों ने, भाट कवियों ने, जो कि सामंत के रूप में इन्होंने लिखा। ये सामंत शाही जिसको कहते हैं, बहुत ही महलों में ये कवि नियुक्त किए जाते थे और अपने अपने राजाओं की, अपने अपने महाराजाओं की प्रशंसा में उनकी वीरता को लेकर गुणगान किया करते थे। तो ये साहित्य जो उस काल के कवि जो है बहुत ही ऐश्वर्य का भोग भोगते थे, इसलिए सिद्ध सामंत काल इसको कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा है उत्तर अपभ्रंश काल। उत्तर अपभ्रंश काल, इसको अविभार्व काल भी कहा गया है, इसको प्रारंभिक काल भी कहा गया है। उत्तर अपभ्रंश काल, क्योंकि हमने पहले अपभ्रंश काल देखा, इसको अब हम यहाँ पर उत्तर अपभ्रंश काल कहते हैं। उत्तर अपभ्रंश काल यानी कि देशी भाषा का दूसरा नाम यहाँ पर उत्तर अपभ्रंश काल है। जो हमारे भारतवर्ष की भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य है उसको अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश को मैंने पहले भी बताया है कि बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं, और बिगड़ी हुई भाषा का मतलब है एक से अनेक भाषाओं के शब्द जिसमें आ जाते हैं उसको अपभ्रंश भाषा कहा गया है। जैसे कि अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, पुरानी हिंदी है, पुरानी गुजराती है, ये सब भाषाओं में लिखी हुई जो रचनाएं हैं इनको यानी कि क्या कहा गया है? उत्तर अपभ्रंश साहित्य, उत्तर अपभ्रंश काल। और ये साहित्य जब लिखा गया तो इस काल में ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध, नाथ, जैन यानी कि सिद्धों, नाथों, जैनों, जैनियों, ये लोक कवियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य, इसलिए ये साहित्य जब लिखा गया उस काल को उत्तर अपभ्रंश काल, अविभार्व काल या फिर प्रारंभिक काल कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं ये है अंधकार काल। पांचवा हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं अंधकार काल। साहित्य के जहाँ उचित प्रमाण न मिलने के कारण कि भाई कुछ जब लिखा जाता है, कुछ पढ़ा जाता है तो उसको प्रमाणित रूप से मिलना भी ज़रूरी होता है, उसका प्रमाण होना भी ज़रूरी होता है। तो जिस तरह से हम अंधेरे में ठीक तरह से कुछ देख नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर साहित्य के सही प्रमाण नहीं मिले। तो साहित्य के उचित प्रमाण न होने के कारण इसको यहाँ पर संदिग्धता निर्माण हो, भ्रम निर्माण हो, इसलिए इस काल को अंधकार काल भी कहा गया है, संदिग्ध काल भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसको आदिकाल को अंधकार काल कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं बीजोपन काल। यहाँ हम ये बीजोपन काल, इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था जब हम पाठ्यक्रम देख रहे थे कि जिस तरह से हम कोई पौधा लगाना है तो पौधा लगाने के लिए सबसे पहले बीज बोया जाता है, और बीज से एक छोटा सा अंकुर फूटता है, अंकुर धीरे धीरे बढ़ता है, पौधा बनता है, पौधे से एक पेड़ बनता है, पेड़ से एक वृक्ष बन जाता है, छायादार वृक्ष बन जाता है, छाया देता है, फल फूल देता है, सदियों तक चलता है। वैसे ही साहित्य के बीज बोए गए, थोड़े थोड़ा साहित्य लिखा जाने लगा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजोपन काल कहा, क्योंकि इस काल में साहित्य के बीज डाले गए, बीज बोए गए। तो हम देखते हैं आदि काल में बीज बोया गया, तो आज के आधुनिक काल में ये वट वृक्ष बन गया है, हरा भरा यानी कि फलदार ये पेड़ बन गया। उसके बाद हम देखते हैं
अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे अपभ्रंश काल कहा क्योंकि इस काल में अनेक बोलियों का उदय हुआ था। अनेक बोलियां सब वहां पर इस समय बोली जाने लगी। इस काल अलग अलग राज्यों में यानी कि ये भाषाएं बोली जाने लगी। जैसे कि यहाँ पर मैथिली भाषा है, मिथिला में बोलने जाने वाली मैथिली भाषा, अयोध्या में बोले जाने वाली अवधी भाषा, ब्रज भाषा है, वृंदावन में बोले जाने वाली यानी कि ब्रज भाषा। लेकिन यहाँ खड़ी बोली का उदय हो गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अनेक भाषाएं उदय में आई। मैथिली भाषा आई, अवधी भाषा जिसमें साहित्य लिखा जाने वाला, मैथिली भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली भाषा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैथिली भाषा के कवि जो है ये विद्यापति, मैथिली भाषा में लिखने वाले विद्यापति। ये अवधी भाषा, अवधी भाषा में लिखे जाने वाले कवि जो है मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में जिन्होंने रचनाएं लिखी है, अवधी भाषा में जो साहित्य लिखा है, मुल्ला दाऊद। उसके बाद हम देखते हैं कि ये खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में साहित्य लिखने वाले कौन है? तो ये अमीर खुसरो। तो इस तरह से हम देखते हैं ये तीनों कवियों की तीन भाषाएं, जैसे कि मैथिली भाषा जो है विद्यापति की, अवधी भाषा जो है ये मुल्ला दाऊद की, खड़ी बोली जो है ये अमीर खुसरो की ये भाषा है। इसलिए ये उस समय के लोग थोड़े से परेशान हो गए थे, संभ्रमित हो गए थे कि भाई मैथिली भाषा में लिखे, अवधी भाषा में लिखे, खड़ी बोली हिंदी में लिखे, इसलिए इस भाषा के शब्द उस भाषा में, उस भाषा के शब्द कुछ इस भाषा में, ऐसे मिलाकर ये बिगड़ी हुई भाषा बन गई अपभ्रंश भाषा। उसके बाद हम देखते हैं आठवां आता है आदिकाल। हम देखते हैं हिंदी साहित्य को जब पढ़ा रहे हैं तो आदिकाल के नाम से ही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आदिकाल, ये आदिकाल सबसे सटीक नाम है, सबसे व्यवस्थित नाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी काल का नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम, आदिकाल का, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आदिकाल के नाम से इसको पढ़ रहे हैं, आदिकाल के नाम से इसको देख रहे हैं। तो ये इसका नामकरण जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो आदिकाल इस नाम से अनेक विद्वान सहमत, क्योंकि जब भी कोई नामकरण हुआ, जो भी आदिकाल का, कोई उसको मानता है, कोई उसको नहीं मानता है। बहुत सारे विद्वानों में नामकरण को लेकर मत भिन्नता है, उसके काल समय को लेकर मत भिन्नता है। तो इस तरह से नामों को अलग अलग हमने कितने सारे, चारण काल देखा, ये देखा, वो देखा, टोटल 8 नाम हमने यहाँ पर देखे। और ये 8 नामों में, 8 से 10 नामों में हम देखते हैं आदिकाल उपयुक्त नाम जान पड़ता है, इसलिए पुस्तकों में इसका सरल रूप से नाम लिया जाता है आदिकाल। फिर हम देखते हैं भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको जो है हम देखते हैं आदिकाल के रूप में नाम दिया, और बहुत सारे विद्वान इससे सहमत थे। और ये नाम अत्यंत ही संगत, उपयुक्त जान पड़ने के कारण हम पढ़ाते समय अन्य नामों से ना इसका उच्चारण कर सिर्फ आदिकाल से ही हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए ये आदिकाल। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा है? चारण काल देखा है, वीर गाथा काल देखा है, सिंध सामंत काल देखा है, उत्तर अपभ्रंश काल देखा है, जिसको आविर्भाव काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं, अंधकार काल भी कहते हैं, बीजोपन काल भी कहते हैं, अपभ्रंश काल कहते हैं। पहले उत्तर अपभ्रंश था, ये अपभ्रंश है, और उसके बाद अंत में आता है आदिकाल। तो इस तरह से आदिकाल को हम सिर्फ आदिकाल ये नाम से न जानकर पढ़ाते समय तो हम सिर्फ इसको आदिकाल ही कहेंगे, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं साहित्य में चारण काल आ जाता है, कभी कभी हम देखते हैं अपभ्रंश काल आ जाता है, कभी कभी वीरगाथा काल आ जाता है, कभी कभी बीजोपन काल। तो बच्चों में, विद्यार्थियों में भ्रम निर्माण होता है कि अरे मैडम ने तो सिर्फ आदिकाल पढ़ाया, यहाँ पर अपभ्रंश काल कैसा आ गया, यहाँ पर वीरगाथा काल कैसा आ गया, यहाँ पर बीजोपन काल कैसा कहा गया, इसको
चारण काल कैसा कहा गया, इसको संधि काल कैसा कहा गया, तो अंधकार काल कैसा कहा गया। तो ये सभी का नाम एक ही है, आदि काल। लेकिन आदि काल को हर विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने नज़रिए से इसको नाम दिया है। उसकी महत्वता देखकर, उनकी रचनाओं को देखकर ये अलग अलग नामों से इसको नामकरण के रूप में रखा है। तो हम यहाँ पर आज के लेक्चर में, आज की कक्षा में सिर्फ आदि काल का नामकरण देख रहे हैं, क्योंकि आदि काल को कई नामों से जानने के कारण हमको पूरा एक क्लास, एक लेक्चर जो है नामकरण पर ही लेना है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि आदि काल को किस तरह से ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लिए, चारण काल, आदि काल के अनेक नाम हैं। चारण काल, संधि काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, उत्तर अपभ्रंश काल, प्रारंभिक काल, अंधकार काल, बीजोपन काल, अपभ्रंश काल, आदि काल। तो इतने सारे नाम हम यहाँ पर आदि काल के लिए ही प्रयुक्त कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाते समय हम इसको आदि काल ही कहेंगे, क्योंकि आदि काल का मतलब होता है आरंभ का समय, शुरुआत का दौर। तो इस तरह से ये हमारा आदि काल का नामकरण, ये आपको कैसे समझ में आया है या नहीं। अगर से आप लोगों को इसमें भी कुछ भ्रम निर्माण होता है, या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, या आपको कुछ दिक्कत होती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली कॉल करके कि मैडम हमको ये काल का थोड़ी सी संदिग्धता निर्माण हो रही है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से, या फिर आप फिर से इस वीडियो को रिपीट कर कर देख सकते हैं कि सिर्फ है आदि काल। आदि काल को कई 8 से 10 नामों से जाना जाता है, जिसको अलग अलग नामों से हमने यहाँ पर संक्षिप्त में देखा है। उसके बाद हम आदि काल की प्रेरक परिस्थितियाँ देखने वाले हैं। तो ये पिछला हमारा एक वीडियो था, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम को लेकर हमने सिर्फ परिचय लिया था, और पाठ्यक्रम में 4 काल रखे गए हैं, आदि काल, भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल। तो हमारा सबसे पहला अध्याय जो है आदि काल, तो आदि काल का हम यहाँ पर नामकरण देखते हैं। और आदि काल के नामकरण के साथ साथ हमने यहाँ पर हिंदी भाषा का धीरे धीरे विकास वैदिक संस्कृत से कैसे हुआ, तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहला है वैदिक संस्कृत, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में पहले वेद पुराण आए, इसलिए वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से यानी कि पंडित पुरोहितों ने प्रयोग किया संस्कृत। संस्कृत के बाद आई पाली भाषा, पाली भाषा के बाद आई प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश भाषा, औहट जिसको कहा जाता है, बिगड़ा हुआ रूप भाषा का जिसको कहते हैं। और अपभ्रंश के बाद आती है खड़ी बोली हिंदी, और खड़ी बोली हिंदी के बाद आती है हमारी हिंदी, और हिंदी का आधुनिक रूप जिसको मानक हिंदी के रूप में आज हम देखते हैं, आज हम जिसमें पाठ्य पुस्तक के रूप में देखते हैं, आज हम इसको पढ़ते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये समिति द्वारा गठित जो हिंदी बनाई गई है वो मानक हिंदी का रूप है, आधुनिक हिंदी का रूप है। तो वैदिक संस्कृत से होते होते ये हमारी मानक हिंदी के रूप में हिंदी विराजमान है, जो कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को यानी कि संविधान में हिंदी को राजभाषा हिंदी के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के पद पर यानी कि नियुक्त किया गया है, वो राजभाषा के पद पर आसन है, इसलिए ये आज की मानक हिंदी हम देखते हैं। तो मेरे छात्रों, ये मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग घर में रहकर थोड़े से ऊब गए होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो देखिए, आप स्वयं भी खुद भी पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए। मैंने आपको पुस्तक भी बताया था, ये पुस्तक जो है ये आप देखें, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, डॉक्टर माधव सोनटक्के जी की पुस्तक है। लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उत्कर जी की पुस्तक है, और भी बहुत सारे हिंदी साहित्य के पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखे हुए। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये क्लास या मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर से आपको कुछ समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो
तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं और मैं यहाँ पर आपसे विदा लेती हूँ।